हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग करंट का अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब ऐसा है, जितनी भी आज के टाइम में एग्जाम्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एनसीईआरटी बुक्स। इसमें जितनी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हमें दी गई है, वो चाहे नॉर्मल एक्सरसाइज हो या एडिशनल एक्सरसाइज हो, अगर ये दोनों एक्सरसाइज हमें आती है, होता क्या है, एक्सरसाइज में तो है सिंपल क्वेश्चंस और एडिशनल एक्सरसाइज में कुछ ऐसे कंसेप्ट मिक्स किए गए हैं जो थ्योरी कम करने के चक्कर में उधर तो ऐड किए नहीं गए और उसकी प्रॉब्लम्स ऐड कर दी गई एडिशनल एक्सरसाइज में। तो हम एक एक करके 2 लेक्चर तैयार करेंगे। आधे प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आधे अगले में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की पहले एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए 100 ओम रेजिस्टर की एक जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, 100 ओम का है, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो ये होता है VRMS। जब भी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वोल्टेज दिया जाए तो वो होता है RMS वोल्टेज। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? क्या पूछता है हमसे, IRMS। तो देखो क्या याद रखेंगे कि L होता है, इसके लिए रेजिस्टेंस लिखते हैं XL और C के लिए XC लिखते हैं 1/ωc। लेकिन जो R है वो हमेशा R ही रहता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। AC में हो, DC में हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है IRMS। तो I होगा V/R। V कितना दे रखा है, 220/100, तो ये आएगा 2.2 एम्पियर। इसी का भी है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में फुल पावर कितना कंज्यूम होता है। देखो पावर का फॉर्मूला था V0 I0/2 × cos फाई, या था VRMS cos फाई। अब रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। अगर ये 0 है तो VRMS IRMS दोनों की वैल्यू पुट कर दें। VRMS कितना है, 220 है। IRMS कितना है, यहां पे हमने निकाला था 2.2। cos फाई की वैल्यू क्या होगी, 1। ये पॉइंट हटा दें तो 20 × 22 484 वाट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन। यहां हमने जो जो सर्किट पढ़े थे, रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था, एक एक करके पहले सभी के 2-2 सवाल दे रखे हैं। कि पहले रेजिस्टेंस का कंसेप्ट था, तो रेजिस्टेंस में क्या समझे हम कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 330 वोल्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300। जो V0 है ये कितना दे रखा है, 300। व्हाट इज द RMS वोल्टेज। अगर RMS वोल्टेज इसकी पूछता है तो VRMS होता है V0/√2। V0 कितना है, 300/√2। इसको लिख देंगे 150 × 2/√2, तो आंसर मिलेगा 150√2। अब इसी का B है क्वेश्चन नंबर 2 का, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। ये सेकंड का A था। अब सेकंड का B क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। की जो IRMS है ये 10 एम्पियर है। देन व्हाट इज द पीक करंट। तो पीक करंट क्या है, I0 हमसे पूछ रखा है। देखो IRMS का फॉर्मूला हम लेते हैं I0/√2। तो I0 क्या होगा, √2 × IRMS। √2 × IRMS कितना है, 10 है। √2 होता है 1.414, तो आंसर आएगा 14.14 एम्पियर। पहले क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि रेजिस्टेंस क्या है, इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे जो बात की गई वो ये कि अगर मैक्सिमम दे रखा हो तो RMS कैसे निकालेंगे, RMS दे रखा हो तो मैक्सिमम किस तरह से निकालेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply.
क्वेश्चन नंबर 3 है ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर। देखो हेनरी में जो दिया जाता है ये होता है एल, ये दे रखा है 44 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। ये फ्रीक्वेंसी है और ये वी आरएमएस है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट चाहिए। तो आई इज इक्वल्स टू होता है वी बाई आर, या कोइल का आर लिखते हैं हम एक्सएल से, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, या इसको हम क्या लिखते हैं 2 पाई एफ एल। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना दे रखा है 50 और एल कितना है 44 इंटू मिली। अब देखो 50 इंटू 200, ये 2 पावर यहां से चली गई। अब ये बचता है 44 इंटू 3, ये होगा ऑलमोस्ट 135 के आसपास इंटू 10⁻⁻⁻1, या होगा 13.5 ओम। अब करंट अगर पूछता है तो वी आरएमएस कितना है 220 है और एक्सएल कितना है 13.5 है। डिवाइड कर दे 5 से कट कर दे तो 5 इंटू 2 3 8 3 5 5 7 2 0 3 से कर दें ये होगा 91957 16 पॉइंट समथिंग, ये आगे आ गया एम्पियर। देखो बात ये है कि जब इस तरह से वोल्टेज दिया हुआ हो तो ये आरएमएस वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी साथ में दी गई है, यहां से क्या निकालेंगे एक्सएल, और इस वैल्यू को अगर वी से डिवाइड कर देंगे तो कैसी वैल्यू मिल जाएगी आई आरएमएस की। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब जो इसका सी है ये दे रखा है 60 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। जो इसका वी आरएमएस है ये है 110 और जो फ्रीक्वेंसी है ये है 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट। पूछ क्या रखा है हमसे, आई आरएमएस पूछ रखा है। तो आई आरएमएस क्या लगाएंगे वी आरएमएस अपॉन इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हम लिखते हैं एक्ससी से, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्ससी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। 2 है 2, पाई है पाई, फ्रीक्वेंसी है 60 और सी है 60 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो 1 2 2 0 चला गया, यहाँ पे बचेगा -4, ये 6 इंटू 6 36, 36 इंटू पाई 110 110 220, ये होगा 104 और ये होगा 220। यहां से डिवाइड कर दें तो आएगा 20 88 1 2 ऑलमोस्ट आएगा 45.5 ओम। अब देखिए क्या है हमारे पास एक्ससी है, वी आरएमएस कितना है 100 है, लगाएंगे तो क्या आएगा 110 बाई 45.5। 5 से डिवाइड कर दें इसको तो 5 9.1, ये 22 9 इंटू 2 3093 2.3 एम्पियर आएगा आई आरएमएस। कुल मिला के यहां तक हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आई चाहिए तो वी दिया हुआ मिलता है, हमें एक्स एल एक्स सी या आर की वैल्यू लेनी होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है। देखिए जब आप इस वीडियो को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को समझते हैं तो साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक रखें ताकि जो मैं पढ़ता हूं उसको आप मैच कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एक्सरसाइज 7.3 and 4 व्हाट इज द नेट पावर absorbed by each circuit over a complete cycle and explain your answer। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो था एल और सी के लिए था, कंप्लीट साइकिल के लिए पावर कितना होता है। याद होगा हमने एक वाटलेस सर्किट पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि एल और सी दोनों के लिए वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस है वो कितना मिलता है π/2। इसका भी π/2 है और इसका भी क्या है π/2 है। अब दोनों का अगर पावर सेम है तो P = होता है V0I0/2 इंटू कोस फाई। फाई की जगह π/2 रख दें तो कोस π/2 कितना मिलता है 0। तो पावर ऐसे सर्किट में कितना आता है 0।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, दोनों के लिए ही पावर 0 है। और वो इसलिए है क्योंकि प्योर इंडक्टिव हो चाहे प्योर कैपेसिटिव हो, दोनों तरह के सर्किट के लिए जो सर्किट में कंज्यूम्ड पावर है वो 0 होता है, क्योंकि फेज डिफरेंस दोनों बार कितना आता है, π/2। एक बार करंट π/2 पीछे आता है, एक बार π/2 आगे आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7.6 में चलते हैं। Obtain the resonant frequency omega for a series LCR circuit for L, C and R। देखिए L दे रखा है 2 हेनरी, C दे रखा है 32 माइक्रोफैरड और R दे रखा है 10 ओम। पूछता है दो चीज, एक तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और एक क्वालिटी फैक्टर। देखिए कैसे करेंगे, ओमेगा R क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1/√LC। ओमेगा भी निकाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे। ये क्या होगा 1/√L कितना है 2 और C कितना है 32 इंटू 10⁻⁻⁶। 32 इंटू 2 कितना होगा 64, 64 का रूट होगा 8 और ये रूट करेंगे तो आएगा पावर -3। ऊपर आएगा तो आएगा 1000/8, ये आएगा 125 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछता है तो इसको 2π से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हर्ट्ज में। अब पूछता है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R। XL को क्या लिखते हैं, ओमेगा L। ओमेगा कितना है 125 है, L कितना है 2 है और R कितना है 10 है, तो ये 2 5, ये मिलेगा 25। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर, इसकी यूनिट क्या है। देखिए XL भी ओम में होता है, ये भी ओम में, ओम से ओम कैंसिल, तो क्वालिटी फैक्टर को हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इज यूनिटलेस। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। What is a charge of 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor? What is the angular frequency of free oscillations? देखो oscillation का मतलब है सर्किट को एक इसमें ले रहा है, रेजोनेंस में। दे क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7.7 जो है इसमें बोलता है F है, C है सॉरी 30 माइक्रोफैरड, L जो है ये है 27 मिली हेनरी। पूछता है ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है 1/√LC। L कितना है 27 इंटू 10⁻⁻³ और ये कितना है 30 इंटू 10⁻⁻⁶। ये एक 0 से कट कर दे, 27 इंटू 3 81 और ये पावर कितनी हो गई -8, तो 81 का रूट होगा 9 और ये पावर आ जाएगी -4, ये आएगा 1/10,000/9 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी जो कहां से आएगी 1/√LC से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.8 में। देखिए 7.8 क्या है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 6 मिलीकूलम। मान लिया जाए कि कोई LC ऑसिलेशन हो रहा है जिसमें यहां कितना है चार्ज इनिशियली 6 मिलीकूलम। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। देखिए इसमें इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, याद करो कैपेसिटर की टोटल एनर्जी होती है Q²/2C। अब दे क्या रखा है हमें, ये था सपोज द इनिशियल चार्ज इन एक्सरसाइज 7.7। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7.7 में C जो था ये था 30 माइक्रोफैरड, तो Q² मीन 6 इंटू 6 और मिली का मतलब 10⁻⁻³ अपॉन 2 और C कितना होगा 30 माइक्रोफैरड। ये पावर कैंसिल, ये 6 से 5, ये 2 से 3, तो एनर्जी कितनी आती है 3/5 या 0.6 जूल। अब पूछता है कि इनिशियल एनर्जी क्या थी, तो इनिशियल एनर्जी हमें मिलती है 0.6 जूल। पूछता है व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, कि बाद के टाइम पे टोटल एनर्जी क्या होगी। देखो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, अगर ये इनिशियल 0.6 जूल है तो ये बाद में भी कितनी रहेगी 0.6। हो सकता है इस एनर्जी का कुछ पार्ट इसको मिल जाए, इसको वापस इसको मिल जाए, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो रहेगी हमेशा कितनी
0.6 जूल। क्वेश्चन नंबर 7.8 राइट ऑप्शन जो पीछे दे रखा है 0.6 जूल, सेम एट लेटर टाइम, बिल्कुल अपना सही है कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। 7.8 के बाद में 7.9 है, a series LCR circuit have L this, C this and R this to a variable frequency this. When the frequency of supply equal the natural frequency of circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? देखो क्वेश्चन नंबर 7.9 दे रखा है, R जो है ये है 20 ओम, L है 1.5 हेनरी, C है 35 माइक्रोफेरेड, VRMS है 200 वोल्ट। देखो आगे लैंग्वेज क्या है, when the frequency of supply equal the natural frequency of circuit। देखिए रेजोनेंस जब हम 11th क्लास में वेव के साथ में पढ़ते हैं तो व्हाट इज रेजोनेंस, जब किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आउटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। क्या है, जब किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आउटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। अब यहां न तो करंट की बात कही गई न वोल्टेज की, फिर भी जो हिडन सिंबल है क्या है कि जब इनपुट फ्रीक्वेंसी सिस्टम फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है, मतलब किसकी बात है, रेजोनेंस की है, तब पावर क्या है। देखो जब रेजोनेंस होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस L और C हो जाते हैं खत्म, एक दूसरे को गायब कर देते हैं। ओनली क्या बचता है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए पावर क्या था, V0 I0 by 2 into cos phi। रेजिस्टेंस के लिए यहां फाई होता है 0, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस रहता है 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो P बराबर क्या ले सकते हैं, V0, या इसको लिख दे VRMS IRMS, तो VRMS है 200, IRMS होगा V अपॉन R, Z नहीं है क्योंकि L और C क्या हो चुके हैं, खत्म रेजोनेंस पे, तो VRMS अपॉन R, ये 2 से 2 ये 10, तो कितना मिलेगा 2000 या 2 किलो वाट। ये था क्वेश्चन नंबर 7.9। 7.10 में अब हम चलते हैं, ए रेडियो कैन ट्यून अवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ megawatt broadcast band this to this. If its LC circuit has an effective inductance of this, then what is the range of its variable capacitor? देखिए क्या है कि रेडियो के ऊपर जो एक स्केल लगा होता है उसके ऊपर कुछ काउंटिंग या नंबर्स लिखे होते हैं कि मान लिया जाए कि एक जो रेडियो है, क्वेश्चन नंबर कितना है 7.10, एक रेडियो है जिसकी काउंटिंग लिखी हुई है, स्टार्टिंग है 800 किलोहर्ट्ज से और ये लिखी हुई है 1200 किलोहर्ट्ज तक। इसमें जो कॉइल यहाँ यूज की गई है, इंडक्टेंस ये है 200 माइक्रोफेरेड का। तो बताओ C की रेंज क्या है, कैपेसिटर की रेंज। एक बार इसके साथ निकालेंगे और एक बार इसके साथ में। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई रूट LC। याद होगा रेडियो साउंड देता है रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस का ओमेगा था 1/रूट LC या फ्रीक्वेंसी थी ये, स्क्वायर अगर कर दें तो F स्क्वायर बराबर होगा ये, तो C बराबर क्या होगा 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L। पहले जब कैलकुलेट करेंगे C1 तो आएगा 1/4 पाई स्क्वायर का मतलब 10, F स्क्वायर 800 किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻3, 2 पावर है ये, तो पावर टोटल कितनी हो गई 5, स्क्वायर करेंगे तो 64 10⁻10, और L कितना है 200 माइक्रो, सॉरी L दे रखा है 200 माइक्रो हेनरी, 10⁻⁻6। अब 6 से कटेगा तो यहां बचेगा पावर प्लस का 4, 4 + 2 6, इसको ऊपर ले जाएं तो पावर होगी 4, ये हट गया और ये 6, 10⁻⁻6, नीचे क्या बचा है 4 × 10 40 × 2 80 × 64। इस एक जीरो को और ले जाएं या एक काम करते हैं, ये पावर 3 यूज कर लेते हैं यहां पे और इस पावर को कर देते हैं 9। अब 0 से 0, 64 × 8 ऑलमोस्ट हो गया, 8 4 जा 32, 3 8 6 51, 500 इसको ऑलमोस्ट मान लें,
एक काम करते हैं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये जीरो तो होगा 0.2 या 2 इंटू 10⁻⁻11 या 20 पिको फेरेड। पिको का मतलब लेंगे 10⁻⁻12 से। दूसरी बार क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 1200, तो क्या आएगा 12 इंटू 10⁻5। अब की बार क्या आएगा C2 1/4 पाई स्क्वायर 10, ये होगा 144 इंटू 10⁻10 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6। ये 4 बच गया, प्लस का 4 और 2 6 ऊपर ले गए, 6 और 2 8 हो गया। ये f स्क्वायर का मतलब 10 है। 4 + 2 6, 6 + 1 7, ये पावर ऊपर हो गई 7। अब ये 144 इंटू 4 580 के आसपास, 580 इंटू 2 580 इंटू 2 600 1200, ये ऑलमोस्ट आ गया 1200। एक काम करते हैं, पावर 5 बढ़ा देते हैं, ये पावर 5 2 0 से 2 0, ये आएगा ऑलमोस्ट 8.4, ये आएगा 8.4 इंटू 10⁻12 या 8.4 पिको फेरेड। दे क्या रखा है, कोइल तो है फिक्स, फ्रीक्वेंसी की 2 रेंज दे रखी है, इनके साथ में जो वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज होगी वो हमें कैलकुलेट करनी थी, जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7.11 है, इन द गिवन डायग्राम a LCR circuit connected to variable frequency of this, L of this, C is this and R is this। R, L, C और वोल्टेज 4 चीजें हमें दे रखी है। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.11, L है 5 हेनरी, C है 80 माइक्रोफैरेड, R है 40, VRMS है 230 वोल्ट। Determine the source frequency which drives the current in resonance। जो रेजोनेंस करवाए, 11 का फर्स्ट है, ओमेगा होता है 1/√LC, L है 5, ये है 80 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया 80 इंटू 4 5 400, रूट होगा 20 और ये हो गया 10⁻⁻3, ये -2 तो आएगा 100/2 इज इक्वल्स टू 50 रेडियन पर सेकेंड। F पूछना चाहे तो 50/2 पाई कर देंगे, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 8 पॉइंट समथिंग हर्ट्ज। Obtain the impedance of circuit and amplitude of the current at resonating frequency। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे L और C तो क्या हो जाते हैं, खत्म। जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल मिलता है, रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस कितना है 40 है, तो जो इसका इम्पीडेंस है वो होगा 40। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट होगा V/Z, V है 230, ये है 40, तो ये आएगा 5.307 एम्पियर। थर्ड है इसी में, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ सर्किट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। पूछनी 2 चीजें हैं, एक तो ये पूछता है VL, तो VL क्या होता है I इंटू XL। I कितना आया है अभी 23/4, XL होता है ओमेगा L, ओमेगा कितना आया था यहाँ पे 50, L कितना है 5, यह आएगा 12.5, 23 इंटू 62.5, यह आएगा ऑलमोस्ट 1300 वोल्ट के आसपास। फिर ये पूछता है कि प्रूव करो कि L और C पे कॉम्बिनेशन पे नेट वोल्टेज रेजोनेंस में 0 होगा। तो देखो XL या VC तो होता है इधर और VL होता है इधर, रेजोनेंस पे दोनों क्या होते हैं इक्वल, इसलिए जो VC माइनस VL है या नेट वोल्टेज इस कॉम्बिनेशन का है वो कितना मिल जाता है 0। ये थी एक्सरसाइज 1 ऑफ एनसीईआरटी। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एडिशनल का सबसे पहला क्वेश्चन है 7.12, एन एलसी सर्किट कंटेन्स ए 20 मिली हेनरी इंडक्टर की जो L है ये है 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 50 फैरेड।
विथ एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलाम। जो L चार्ज है इस पे इनिशियल, ये है 10 मिली कूलाम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। जो R है ये क्या है, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज। अब सर्किट को किया जाता है क्लोज। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। इनिशियल एनर्जी होगी कैपेसिटर पे Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q कितना है 10 इंटू 10 और मिली का मतलब अब ये 2 बार होगा तो -6। 2 इंटू C होगा 50 इंटू 10 टू पावर -6। 50 इंटू 2 ये 100 तो ये हो गया 1 जूल। इज इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। क्या ये एलसी ऑसिलेशन के दौरान कंजर्व रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखिए क्या है, अगर आप एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेते हैं, इसके बाद आप कोई भी बुक सोल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको कंफर्म सोल्व कर सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से समझ के किया है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। बी है व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ओमेगा बराबर क्या होता है 1/√LC। एल दे रखा है, सी दे रखा है, तो ओमेगा अगर यहां से निकालते हैं L 20 इंटू मिली और C मतलब 50 इंटू 10 टू पावर -6। एक जीरो यहां से कट कर दें तो होगा -2। 6 इंटू 2 होगा 8, तो इसका रूट तो होगा -4 और 50 इंटू 2 100 का रूट होगा 10। एक जीरो हटा दें तो पावर बचेगी -3, ये आएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कर देंगे तो 1000 अपॉन 2 पाई। थर्ड ये है एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल और कंप्लीटली मैग्नेटिक। किस टाइम पे जो एनर्जी है वो कंप्लीटली कैपेसिटर पे होती है। देखो पहले ओमेगा जब आ चुका है या फ्रीक्वेंसी अगर आ चुकी है, ये है 1000 अपॉन 2 पाई, तो टी आएगा 2 पाई बाई 1000 या 2 पाई इन मिली सेकेंड। इसको यूं लिख देते हैं। अब क्या होता है 0t। अगर टोटल टाइम पीरियड t है तो बीच में एक लाइन खींच दे, इस टाइम पे होती है पूरी एनर्जी कैपेसिटिव। इन तीनों वैल्यूज में t की वैल्यू रख देंगे तब तो आंसर मिलेगा कि किस टाइम पे एनर्जी प्योर कैपेसिटिव होगी। अगर L का पूछता है तो बिल्कुल हाफ क्या होता है T/4 और यहाँ क्या आता है 3T/4। लास्ट लेक्चर में हमने एलसी ऑसिलेशन में इसकी बात की थी। अगर T की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी कि किस टाइम पे पूरी एनर्जी इंडक्टिव होगी। फिर एट व्हाट टाइम द एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। किस टाइम पे 50-50 होगी। बीच में एक लाइन और खींच देंगे तो ये होगा T/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका उत्तर होगा T/8। T की जगह कितना है 2 पाई बाई 8 मिली सेकेंड, या इसको लिख देंगे π/4 मिली सेकेंड। और इसी का फिफ्थ है इफ ए रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। अगर इसकी हीट बनने लग जाए तो क्या होगा। हीट जब बनेगी तो P इज इक्वल्स टू होगा V0 I0 बाई 2 इंटू कोस फाई। कितनी हीट या कितना पावर डिसिपेटेड होगा। रेजोनेंस के टाइम पे ये तो हो जाएगा 1 क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है। VRMS क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है। पूछता है इफ ए रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। अब ये पूरी एनर्जी फिर किस पे चली जाएगी, रेजिस्टेंस पे जाएगी, क्योंकि L और C तो कुछ करेंगे नहीं, वाटलेस कंपोनेंट है। तो ये पूरी जो इसकी हीट है या जो एनर्जी है 1 जूल, ये किस पे चली जाएगी, रेजिस्टेंस पे चली जाएगी। पीछे से आंसर कंफर्म कर देता हूं मैं। 7.12 इसके फर्स्ट का ऑप्शन है 1 जूल, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इसका 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बिल्कुल सही है। थर्ड है इसका 0t बिल्कुल सही है, फोर्थ भी सही है और फिफ्थ 1 जूल सही है। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.12 के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है 7.13। 7.13 है
ए कोइल ऑफ इंडक्टेंस, एक कोइल है जिसका इंडक्टेंस दे रखा है L। आगे इसमें बोलता है एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। देखिए एक कोइल, क्वेश्चन नंबर 7.13 है कि जो L है ये 0.5 हेनरी है, R है 1000 ओम है, 100 ओम है सॉरी, VRMS है 240 है और F है ये 50 हर्ट्ज है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कोइल? एक तो हमसे पूछता है I मैक्सिमम, दूसरा हमसे पूछता है व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर समझ में आएगा तो अगले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। पहले I मैक्सिमम हमें दे रखा है VRMS, तो V मैक्सिमम होगा √2 इंटू VRMS या √2 इंटू 240। ठीक है, अब पूछता है I नोट। इसके लिए पहले एक R है एक L है, हमें चाहिए Z। इसका Z होगा √R² प्लस XL², क्योंकि एक ऐसा सर्किट RL सर्किट है, R तो है 100। अब XL क्या होगा? XL होगा 2πfL। 2 है, पाई है, फ्रीक्वेंसी है 50 है और L है 0.5 इंटू 2 क्या है हेनरी में? एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 7.13 नहीं 0.50 है, मिली अभी बुक में नहीं है, मिसप्रिंट होगा तो आगे चेक कर लेंगे। 0.5 इंटू 2 150 इंटू 3, इसको हम ऑलमोस्ट बोल देंगे 150। तो Z होगा √100² प्लस 150²। 100 का स्क्वायर कितना? 10,000, इसका 225, तो ये होगा 32500। अब देखिए 324 का रूट होता है 18, तो इसको हम ऑलमोस्ट मान ले 18, तो आंसर मिलता है लगभग कितना? यहां से 180। अब पूछता क्या है हमसे? व्हाट इज द टाइम लैग। हमें फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आता है, फाई बराबर होता है tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। लेकिन यहां सिर्फ क्या है? L है, तो XL अपॉन R। tan इनवर्स XL कितना है? 180 है और R कितना है? 100 है, तो ये आएगा 1.8। अब tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 0.6 या 1/√3, tan 45 होता है 0.1, tan 60 होता है √3 या 1.7, अपना 1.8 इसके जस्ट आगे है, तो हम 60 की जगह इसको ऑलमोस्ट कितना मान लें? 62, थोड़ा आगे। लेकिन पूछ रखा है टाइम लैग। टाइम लैग जब पूछा जाए तो हमें चलना होता है क्वेश्चन 11th क्लास के वेव चैप्टर में। ये वेव है इस तरह से, यहां से यहां तक इसका एक साइकिल होता है। तो लिखते क्या है कि ऊपर लिखते हैं फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम लैग या टाइम डिफरेंस। फेज टोटल कितना होता है एक साइकिल का? 2π। पाथ टोटल कितना होता है यहां से यहां तक? लैम्डा। और टाइम लैग कितना होता है? t टोटल। फेज लेंगे, पाथ लेंगे और टाइम लेंगे, ये हमारे पास है, ये हमसे पूछ रखा है। तो इस t को इधर ले, तो टाइम लैग क्या होगा? t इंटू फेज डिफरेंस अपॉन 2π t। टाइम कितना होगा? देखो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी? XL हमने लगाया था, फ्रीक्वेंसी है 50, तो टाइम होगा 1/50, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम पीरियड। फेज डिफरेंस कितना है? 62, और 2π मतलब क्या होता है? पाई होता है 180, तो ये 2 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 360। ये इससे ऑलमोस्ट कर जाएगा 6 बार, 1/300, ये आएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻³ -2, या इसको लिख सकते हैं 3.3 मिली सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले I निकालते हैं, फिर फेज डिफरेंस निकालते हैं, और फिर जो फॉर्मूला है फेज डिफरेंस अपॉन 2π, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा और टाइम लैग अपॉन t, इन तीनों चीजों को जब पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है टाइम लैग का। 7.13 करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसा ही करके दिखा देता हूं। 7.14, 15, 16, इन तीनों की ट्राई आप एक बार खुद करेंगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। हमने आज किए 7.13 तक के, और सेम इसी कंसेप्ट से
7.14 और 15 आप ट्राई करेंगे, बाकी अगले जो 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने अभी तक जैसा भी पढ़ा हो, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर की एक रीडिंग लगा लें और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके देख लें, तो एग्जाम में आपका इसी से रिलेटेड सवाल गलत नहीं होगा। रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। बाय।